कहानी की शुरुआत अमेज़न जंगल से होती है, जहाँ पे एक एन्बो नाम की लड़की वहाँ पे एक ट्रैप लगाकर शिकार के फंसने का इंतजार कर रही थी। और तभी उसे याद आता है कि उसने ट्रैप में चारा तो लगाया ही नहीं, तो ट्रैप में जाकर चारा लगाती है। और जब वो वहाँ से वापस आ रही होती है तो उसे अपने पास किसी शिकार के होने का एहसास होता है। लेकिन जब वो वहाँ पे एक बंदर को देखती है तो वो वहाँ से जाने लगती है और जाते हुए वो गलती से अपने ही ट्रैप में फंस जाती है। इसके बाद से हम कंदामू नाम के एक कबीले के मुखिया और उसकी बेटी जूमी को देखते हैं। वहाँ का मुखिया वहाँ पे आई मुसीबतों की वजह से काफी परेशान था, क्योंकि कंदामू एक बहुत ही बुरे श्राप से गुजर रहा था, जिसकी वजह से वहाँ के तालाब की मछलियाँ अपने आप ही मरने लगी थी और उस कबीले के लोग बहुत ही बीमार और कमजोर होने लगे थे। कंदामू का मुखिया भी बहुत ज्यादा कमजोर हो गया था, इसलिए वो कबीले की जिम्मेदारी अपनी बेटी जूमी को देना चाहता था, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि कंदामू ही उसे श्राप से मुक्ति दिला सकती है। इसीलिए उस रात वो जूमी को सारी जिम्मेदारी देने का डिसाइड करता है। वहीं एन्बो अभी भी उस ट्रैप में फंसी होती है, जिसके बाद से उस कबीले का सेनापति एटोप वहाँ पे आता है, जिससे एन्बो उसे अपने आप को नीचे उतारने के लिए उससे मदद मांगती है, क्योंकि उसे अपने दोस्त जूमी के समारोह में जाने में देरी हो रही थी। लेकिन एटोप उसकी मदद करने से मना कर देता है और उससे कुछ दूर पे चाकू रखकर उसे खुद अपनी हेल्प करने को कहता है और वो वहाँ से चला जाता है। एन्बो उस चाकू को लेने की काफी कोशिश करती है, लेकिन वो उस तक पहुंच नहीं पाती। कुछ समय बाद वहाँ पे बाका और डीलो नाम के दो रूहानी फरिश्ते आते हैं। वो जब उन दोनों को देखती है तो उसे लगता है कि वो कोई सपना देख रही है, लेकिन जब वो दोनों एन्बो को उस ट्रैप से नीचे उतारते हैं तब उसे यकीन हो जाता है कि वो दोनों सच में उसके सामने हैं। इसके बाद से ये तीनों जूमी के समारोह में जाते हैं। एन्बो उन दोनों रूहानी फरिश्तों को समारोह से कुछ दूर ही रुकने को कहती है और वो कहती है कि मैं जब तुम्हें बुलाऊंगी तभी आना। इधर जूमी उदास होती है कि उसके इतने खास दिन पे उसके सबसे अच्छी दोस्त उसके साथ नहीं है। जूमी को खानदाबो के मुखिया का हार पहनाकर उसे सारी जिम्मेदारी सौंप दी जाती है और थोड़ी ही देर में वहाँ पे एन्बो भी पहुँच जाती है, जिसे देखकर जूमी काफी खुश होती है, लेकिन वो थोड़ी नाराज भी होती है क्योंकि उसने आने में आज काफी देर कर दी थी। एन्बो जूमी को खुश करने के लिए कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए एक तोहफा लाया है। वो रूहानी फरिश्ते जो इस कबीले के श्राप के कारण जंगल से गायब हो गए थे, वो उन्हें अपने साथ लेकर आई है और वो उन्हें आवाज लगाकर सबके सामने बुलाती है, लेकिन वो दोनों सामने आते ही नहीं है और इससे सारे कबीले वालों को लगता है कि एन्बो झूठ बोल रही है और पूरे कबीले वालों के सामने एन्बो की बहुत बेइज्जती होती है और इस बात से दुखी होकर एन्बो वहाँ से चली जाती है। पर एक बार फिर से वो दोनों रूहानी फरिश्ते एन्बो के पास आते हैं, जिस पर एन्बो बहुत ज्यादा गुस्सा करती है। तो वो दोनों बताते हैं कि इस जंगल की ऐसी हालत एक यक्रुना नाम के एक डीमन के श्राप के कारण हुई है और वो इस श्राप को खत्म करने का एक तरीका भी बताते हैं। वो बताते हैं कि इस जंगल में कहीं पे एक ऐसा पेड़ है जिसकी जड़ें इस पूरे जंगल के श्राप को खत्म कर सकती हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि वो पेड़ आखिर में कहाँ पे है। पर वो किसी को जानते हैं जो उनकी मदद कर सकता है। वो एक विशाल कछुआ है जिसे लोग मतुलो मामा के नाम से जानते हैं। ये सब जानने के बाद से एन्बो जूमी के पास आती है और वो उसे सब कुछ बता देती है, लेकिन जूमी को एन्बो की बात पे विश्वास नहीं था और वो वहाँ की मुखिया होने के कारण उसको आदेश देती है कि वो मुटेलो कछुओं को ढूंढने के लिए इस कबीले को छोड़कर कहीं जा नहीं सकती। इस बात से एन्बो काफी दुखी होती है। तभी उसके पास उसकी दाई माँ कानो आती है, जो उसे कहती है कि तुम एक बहुत खास लड़की हो, इसलिए वो रूहानी फरिश्ते तुम्हें दिखे। और वो साथ ही एन्बो को बताती है कि उसकी माँ को भी जंगल के रूहानी फरिश्ते उसे दिखते थे। एन्बो अपने माँ के बारे में और जानना चाहती थी, लेकिन दाई माँ उसे कल बताने को कहकर उसे सुला देती हैं। अगले दिन एन्बो जूमी के पास आती है और वो कानो के पास जाकर उसके और उसके मॉम के बारे में जानने के लिए कहती है। एन्बो के काफी रिक्वेस्ट करने के बाद से जूमी कानो के पास आती है और वहाँ पे उन्हें पता चलता है कि कानो की तो मौत हो चुकी है। ये सब देखकर वो दोनों काफी दुखी होते हैं। तभी वहाँ पे उनका सेनापति एटोक आता है, जो कानो के मौत का जिम्मेदार एन्बो और उसके रूहानी फरिश्ते को मानता है। इस बात से दुखी होकर एन्बो वहाँ से भाग जाती है, लेकिन एटोक उसे अपनी सेना के साथ जाकर पकड़ने को सोचता है। इस पे जूमी उसे ऐसा करने से मना भी करती है, लेकिन एटोक जूमी की बात नहीं मानता और वो वहाँ से एन्बो को पकड़ने के लिए उसके पीछे निकल पड़ता है। इधर एन्बो एक पेड़ से लगकर काफी रोती है।
तभी उसे वहाँ पे एक छोटा सा कछुआ दिखाई देता है, जिसे देखकर उसे मोटेलो मामा की याद आती है और वो उसकी खोज में आगे निकल पड़ती है। काफी दूर आगे जाने पे जब उसे भूख लगती है तो वो एक पेड़ पे चढ़कर उस फल को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उस पेड़ के सारे चमगादड़ एनबो पे हमला कर देते हैं और वो उसे उड़ाकर अपने साथ लेकर जाने लगते हैं। लेकिन इससे पहले वो सब एनबो को कोई चोट पहुंचाते, वहाँ पे वो रूहानी फरिश्ते आ जाते हैं और उसे बचा लेते हैं। एनबो उन दोनों को अपनी दाई माँ की खबर सुनाकर रोने लगती है। इधर एटोक एनबो को जंगल में ढूंढ रहा होता है तो उसे जंगल में एनबो की एक तीर मिलती है, जिससे एटोक समझ जाता है कि एनबो उसी रास्ते से जंगल में आगे गई है। इधर जूमी अपने डैड को बताती है कि एटोक ने उसकी बात नहीं मानी और वो अपनी सेना को लेकर एनबो के पीछे उसको मारने के लिए गया है, इसलिए तुम्हें किसी भी तरह से एटोक को रोकना होगा। ये बात सुनकर जूमी अपने 2 सैनिकों के साथ उन दोनों को ढूंढने के लिए जंगल के अंदर जाती है। इधर एनबो और वो दोनों रूहानी फरिश्ते को जंगल में जब भूख लगती है, वो दोनों एनबो को अपने तीर से पेड़ से फल तोड़ने के लिए कहते हैं, लेकिन एनबो के सारे तीर रास्ते में ही खत्म हो गए थे, जिसे डीलो उसे एक घास की तीर देता है। तो एनबो कहती है कि इससे फल कैसे टूट सकती है, तो डीलो उसी तीर से उस फल को गिराकर दिखाता है और वो एनबो से कहता है कि हमें हमेशा अपने आप पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि भरोसे के बल पे ही हम किसी भी काम को बहुत आसानी से कर सकते हैं। फल खाने के बाद से वो तीनों ग्रेट रिवर की ओर निकल पड़ते हैं और कुछ दूर आगे निकलने के बाद से उन्हें जंगल से निकलता हुआ धुआं दिखाई देता है और वो असल में कोई धुआं नहीं जबकि डीमन याकू रोना होता है, जिसे देखकर वो तीनों वहाँ से भागने लगते हैं। वहीं एनबो देखती है कि कुछ लोग जंगल में खुदाई कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होता है। तभी एनबो की नजर एक आदमी पे जाती है जो कि उस डीमन याकू रोना के वश में था, और जब एनबो उस आदमी से अपनी नजरें मिलाती है तो वो भी उसके वश में होने लगती है। लेकिन तभी वाका और डीलो एनबो को वहाँ से लेकर भागने लगते हैं। वो डीमन याकू रोना उनका पीछा करता है, जिससे जान बचाने के लिए वो तीनों नदी में कूद जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब एनबो नदी में अपना मुंह धो रही होती है तो कोई पीछे से आकर उसे वहाँ से पकड़कर ले जाता है। दरअसल वो और कोई नहीं जबकि उनका सेनापति एटोक होता है। वो एनबो को मारना चाहता था क्योंकि उसे लगता था कि उसके कबीले में जो श्राप फैला है वो एनबो के कारण है और उसकी मौत के बाद से वहाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी वो जिस पेड़ पे होते हैं वो पेड़ हिलने लगता है, जिससे एटोक जमीन पे जा गिरता है और एनबो एक तालाब से बाहर आने पे एनबो को एक कछुआ दिखाई देता है और वो उस कछुए का पीछा करने लगती है। वो कछुआ एक गुफा में चला जाता है और वहीं पे एनबो को वो मटुलो मामा मिलते हैं। एनबो उनसे कहती है कि वो कंधामू को श्राप से मुक्त कराने वाले पेड़ की जड़ ढूंढ रही है, तो मटुलो मामा उसे बताते हैं कि वो पेड़ वहीं पे है जहाँ पे तुम खेलती हो और उसी पेड़ पे तुम्हारी माँ की आत्मा रहती है। उस पेड़ की जड़ को तुम्हें चाकू से काटना होगा जो एक आसमानी पत्थर से बना है और ऐसा करने से जंगल का श्राप खत्म हो जाएगा। ये बात सुनकर एनबो उसे पूछती है कि ये आसमानी पत्थर कहाँ पे मिलेगा। वो एनबो को बताते हैं कि ये आसमानी पत्थर प्लेजो के पास मिलेगा जो एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पे रहता है। वो एनबो को ये भी बताते हैं कि प्लेजो को मीठा खाना बहुत ही पसंद है, इसलिए जब भी वो उसके पास जाए उसके लिए मीठी पत्तियां जरूर लेके जाए। ये बात सुनकर एनबो प्लेजो को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। उधर एटोक पेड़ पे से गिरने की वजह से बेहोश हो गया था। तभी वहाँ पे वो आदमी आता है जो याकुरोना के वश में था। इधर काफी दूरी तय करने के बाद से एन बेहोश हो जाती है और जब उसकी आंखें खुलती है तो वो वहाँ पे उन्हें 2 रूहानी फरिश्तों को देखती है और वो उन्हें मोटेलो मामा की सारी बातें बता देती है। इसके बाद से वो दोनों एक गाड़ी बनाते हैं और उसके ऊपर एक मीठी पत्तियों वाला पेड़ को रखकर प्लाजो से मिलने के लिए जाने लगते हैं। प्लेजो जिस चट्टान पे रहता था वो बहुत ही ऊंची होती है, इसलिए उन्हें वहाँ पे वो पेड़ ले जाते वक्त बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी। तभी दूसरी तरफ हम जूमी को देखते हैं जिसे जंगल में एटोक और वो आदमी मिलता है। दरअसल वो आदमी एक साइंटिस्ट था, इसलिए वो जूमी से कहता है कि वो उसके कबीले वालों को ठीक कर सकता है क्योंकि उसके पास बहुत ही एडवांस दवाइयाँ होती हैं। लेकिन जूमी को दवाइयों के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है, इसलिए साइंटिस्ट जूमी से दवाइयों के बदले वो सोने की मांग करता है। इसलिए वो तैयार हो जाती है क्योंकि वो किसी भी तरह अपने कबीले के लोगों को ठीक करना चाहती थी। इसके बाद वो सभी कंधामू वापस जाने लगते हैं। इधर एनबो और वो दोनों रूहानी फरिश्ते बहुत ही मुश्किलों का सामना करते हुए उस पेड़ को लेकर प्लेजो के पास पहुंचते हैं। एनबो प्लेजो के पास पहुंचकर बताती है कि उसे मोटेलो मामा ने भेजा है और वो वहाँ पे उससे आसमानी पत्थर लेने के लिए आई है। पहले तो प्लेजो इधर उधर की बातें करता है। एनबो उसे मीठे पत्तों वाले पेड़ दिखा
खाती है तो प्लेजो उसे आसमानी पत्थर देने के लिए मान जाता है। साथ ही वो उस पत्थर का एक चाकू भी बना देता है। तभी वहाँ की चट्टानें अचानक से हिलने लगती हैं। दरअसल उस चट्टान पे ज्वालामुखी फटने वाला होता है, तो प्लेजो उसे वहाँ से जल्दी से जाने के लिए कहता है। और जब वो वहाँ से जाने लगते हैं तो वहाँ पे एक ज्वालामुखी फटता है, जिससे वहाँ पे जाने के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। तो एनबो प्लेजो से उनका पंख मांगती है और इसके बदले में वो और सारी मीठी पत्तियां लाने के लिए कहती है। प्लेजो वहाँ पे अपना पंखा उन्हें दे देता है और वो तीनों पंखे को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। फिर इसके बाद तीनों जब चट्टान की चोटी पे पहुँचते हैं तो वो उस पंखे की मदद से वहाँ से आगे जाने का सोचते हैं, लेकिन वाका का वजन बहुत ज्यादा होता है जिससे उनका पंखा टूट जाता है। तो वाका उन दोनों को ही उससे नीचे जाने के लिए कहता है और ये उनसे कहते हुए उन दोनों को नीचे पंखे के साथ धक्का दे देता है, जिससे एनबो और डीलो सीधा पंखे के साथ उस पेड़ के पास पहुंच जाते हैं जहां पे एनबो खेला करती थी। और थोड़ी ही देर बाद वाका भी ज्वालामुखी के वेपर की मदद से उनके पास पहुंच जाता है। थोड़ी ही देर बाद एनबो उस पेड़ के पास पहुंच जाती है जहां पे वो आसमानी पत्थर की मदद से उस पेड़ के जड़ को काटने जाती है। और तभी वहाँ पे जूमी आ जाती है जहाँ पे वो उससे कहती है कि ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि एक आदमी ने उसके डैड को ठीक कर दिया है और अब वो पूरे कबीले वालों को ठीक कर देगा। एनबो जूमी के साथ उस आदमी के पास जाती है और एनबो उस आदमी को देखकर बहुत डर जाती है और वो जल्दी से भागकर घर के बाहर आ जाती है। जूमी जब एनबो से पूछती है कि क्या हुआ तो एनबो उसे बताती है कि वो आदमी एक डीमन है, लेकिन जूमी एनबो के बातों पर विश्वास ही नहीं करती क्योंकि उसे कभी भी एनबो की बातों पर विश्वास ही नहीं था। इधर एटोक भी जब उस आदमी को देखता है तो उसे उस आदमी की असलियत का पता चल जाता है और वो भागता हुआ एनबो के पास आता है जो उसी पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। इसके बाद वो अपने किए कि एनबो से माफी मांगता है क्योंकि उसे पता चल जाता है कि एनबो सब कुछ ठीक करना चाहती थी। और इसके बाद से वो दोनों चाकू से उस पेड़ की जड़ को काटते हैं। पेड़ के कटने के बाद से उस पेड़ में से एनबो की मॉम बाहर निकलती है, जिससे मिलकर एनबो बहुत ज्यादा खुश होती है। एनबो की मॉम अपनी शक्ति से एनबो को एक तीर बनाकर उसे देती है। इधर जूमी और उसके डैड भी याकुरोना के बस में हो गए थे। जूमी सारे कबीले वालों को याकुरोना के सामने झुकने के लिए कहती है। सभी लोग जूमी के बातों का पालन करते हुए उसके सामने अपना सर नीचे झुका देते हैं। इधर एनबो की मॉम सोना निकालने वाली मशीनों को रोकती है और उसके बाद वो उस साइंटिस्ट के पास आती है और यहाँ पे हमें पता चलता है कि वो साइंटिस्ट एनबो का डैड है, जिसे एनबो की माँ बहुत समय पहले वहाँ पे लेकर आई थी और अब वो याकुरोना के वश में हो गया था। ये बात सुनकर याकुरोना को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने असली रूप में आ जाता है और यहाँ पे वो जूमी को लेकर उन मशीनों की ओर लेकर चला जाता है। ये सब देखकर सभी लोग जूमी को बचाने के लिए याकुरोना के पीछे जाते हैं। इसके बाद एनबो जूमी को बचाने के लिए याकुरोना को अपने जादुई तीर से मारने की कोशिश करती है, लेकिन उसे वो अपना डैड समझकर उसे वो मार नहीं पाती। तभी वहाँ पे उसकी मॉम आती हैं और वो उसे समझाती हैं कि वो तीर वो अपने डैड पे नहीं चला रही बल्कि उसके अंदर मौजूद वो उस डीमन पे चला रही है। और इसके बाद से एनबो उस तीर को याकूब के ऊपर चला देती है, जिससे उस डीमन याकुरोना की मौत हो जाती है और फिर उसके डैड उसके असली रूप में आ जाते हैं, जिनसे मिलकर एनबो काफी ज्यादा खुश होती है। इसके बाद एनबो के मॉम और डैड उसी पेड़ के अंदर समा जाते हैं और इसके बाद से पूरे खानदानों में खुशहाली छा जाती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं ऐसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।